नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ग्रेट इंडियन वस्टर्ड का प्रोटेक्शन से संबंधित आर्टिकल है, न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर कमेटी को स्टेब्लिश किया है कि आप टेक्निकल फिजिबिलिटी को डिफाइन करो, डिटरमाइन करो। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान में अधिकांश रीजन में हमको देखने को मिलते हैं, अधिकांश हमको राजस्थान जैसे एरिया में देखने को मिलते हैं, थार डेजर्ट में। तो वहां पे एक्चुअली क्या होता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पावर लाइन होते हैं उनसे उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, उनसे टकरा के मर जाते हैं। हाई पावर लाइन होती है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप 3 मेंबर, सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर कमेटी को सेटअप किया है, कहा है कि आप जो पावर लाइन है उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी को डिटरमाइन करिए, इनके क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, इसका कैसे सॉल्यूशन निकल सकता है, इस बारे में उन्होंने बात की है। कमेटी ने कहा है कि आप ऐसे उपकरण को इंस्टॉल कीजिए जो वर्ड को वहां से क्या करें, डाइवर्ट कर सकें, और रिफ्लेक्टर को लगाइए ताकि वर्ड वहां पे ना जाए, और ऐसा आप 50 मीटर की दूरी से लगाइए। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कंपनी को, पावर कंपनी को कहा था कि लो वोल्टेज पावर लाइन जहां पे हमको प्रायोरिटी पोटेंशियल ग्रेट इंडियन बस्टर के हैबिटाट हमको देखने को मिलते हैं, वहां से आप क्या करो, लो वोल्टेज पावर लाइन को निकालो, वहां पे हाई वोल्टेज पावर लाइन नहीं होनी चाहिए। और ऐसा उन्होंने कहा कि थार कच्छ डेजर्ट जो राजस्थान गुजरात के रीजन में हमको देखने को मिलता है, वहां पे अंडरग्राउंड लाइन पावर लाइन निकालो ताकि हम उनका हैबिटाट को प्रोटेक्शन कर पाए, और जो हमारे देश में उनके लिए क्रिटिकल स्थिति बनी हुई है तो उनको हम प्रोटेक्ट कर पाए। तो ये वाला रीजन सबसे अधिक यहाँ पे डेंसिटी हमको देखने को मिलती है। राजस्थान का स्टेट वर्ड भी है, लेकिन इस एरिया में आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलेगा, पाकिस्तान का एरिया भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्या है, इंडेमिक है। ये राजस्थान की, इसकी राजस्थान में इसकी पॉपुलेशन हाईएस्ट देखने को मिलती है, राजस्थान का स्टेट वर्ड भी है। ये आपको एरिड और सेमी एरिड ग्रासलैंड, ओपन कंट्री, इसका टॉल ग्रासलैंड में आपको कल्टीवेशन में देखने को मिलेगा, और आयुष्मान की स्टेटस में इसका क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है, मतलब कि इसको थ्रेट ज्यादा है और इसकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है। और भारत सरकार का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसके शेड्यूल 1 में इसको शामिल किया गया है, मतलब कि इसमें भी इसको प्रोटेक्शन हाई मिली हुई है। और साइट का जो अपेंडिक्स 1 है उसमें इसको शामिल किया गया है। इसको थ्रेट है, हंटिंग होती है, हैबिटाट इरोजन हो रहा है, ग्रीनिंग प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, सेमी एरिड रीजन में ग्रासलैंड को वुड एरिया में बदला जा रहा है, कुल मिलाकर डेवलपमेंट एक्टिविटी के द्वारा और मैन मेड जो डिजास्टर आते हैं उनके कारण इनका हैबिटाट लॉस हो रहा है, और इनका जो पॉपुलेशन है लगातार डिक्लाइन की स्थिति में बना हुआ है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। दूसरा, ग्रीन डेप्थ सिक्योरिटी चर्चा में है। सेबी ने इनके संबंध में कुछ रेगुलेशंस को लाए हैं, इनको एक्सपेंड किया है। ग्रीन डेप्थ सिक्योरिटी का मतलब है कि आप ऐसा इसके लिए, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए फंड राइज करेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में काम करते हो, सस्टेनेबल एनर्जी की दिशा में काम करते हो, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में काम करते हो, सस्टेनेबल वेस्ट की दिशा में काम करते हो। कुल मिला के कहें तो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट हो, उनके लिए अगर आप फंड राइज करते हैं तो उनको हम बोलेंगे ग्रीन डेप्थ सिक्योरिटी। ठीक है, इस बात को क्लियर। दूसरी बात, सेबी ने कहा है कि ब्लू बॉन्ड का मतलब होगा कि आप फंड राइज कर रहे हैं सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए, क्लीन वाटर के लिए, वाटर रिसाइकलिंग के लिए। कुल मिलाकर आप सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए अगर आप फंड राइज कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे ब्लू बॉन्ड। येलो बॉन्ड कहा है कि आप ऐसे प्रोजेक्ट के लिए फंड राइज कर रहे हैं जो सोलर एनर्जी को जनरेशन की दिशा में काम करते हो, उनको हम बोलेंगे येलो बॉन्ड। दूसरा उन्होंने कहा कि ट्रांजिशन बॉन्ड वो होंगे जो
मान लो पहले नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करते हो, लेकिन वो एक ट्रांजेक्शन की फेस में हो, वो रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में लगातार मूवमेंट कर रहे हो और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की दिशा में काम कर रहे हो, तो उनको हम बोलेंगे ट्रांजिशन बॉन्ड। ठीक है, तो इन बॉन्डों की आप डेफिनेशन याद रखिएगा। दूसरा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस को अपॉइंट किया गया है। सरकार ने जो कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है, उनकी जो रिकमेंडेशन है उनको एक्सेप्ट कर लिया है और अब 5 जजों को वहां पे अपॉइंट कर दिया है। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेंथ है 34 है, अब इसके अगेंस्ट 32 जज सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं और स्ट्रेंथ को, जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है, उसको सैंक्शन किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाकर। ऐसा आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 1A कहता है कि पार्लियामेंट लॉ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जज आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 2 के तहत ये कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम, न्यायपालिका ने नया मतलब कि एक सिस्टम दिया और एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर इसको कंसीडर करते हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को। तब हमको देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट में आपको जजेस का अपॉइंटमेंट देखने को मिलता है और इसी पे विवाद होता है। सरकार और न्यायपालिका के मध्य टसन बना रहता है। किरण रिजिजू बोलते हैं कि सरकार, न्यायपालिका अपनी नियुक्ति स्वयं नहीं कर सकती, उसमें सरकार का भी हाथ होना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने कहा है, ऐसी बातें लगातार चलती रहती हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट और ट्रांसफर करने की रिकमेंडेशन देते हैं, किसको? सरकार को। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बात करें तो उसमें 5 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक आपको सीजीआई देखने को मिलेंगे और अदर आपको सीनियर मोस्ट जजेस, 4 सीनियर मोस्ट जजेस देखने को मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट को ये रिकमेंडेशन देंगे सरकार को कि माय लॉर्ड आप इनको नियुक्त कीजिए, ये हमारी अनुशंसाएं हैं। ठीक है, सरकार नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर, कुछ अन्य आधारों पर, एनआईए रिपोर्ट के आधार पर, मतलब कि सिक्योरिटी के आधार पर कुछ जजों की नियुक्ति को सस्पेंड भी कर सकती है, उनकी जो रिकमेंडेशन है मान भी नहीं सकती है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि कॉलेजियम सिस्टम को पढ़ें। तो कॉलेजियम सिस्टम को 1981, जिसको फर्स्ट जजेस बाद कहते हैं, तब से आया। एसपी गुप्ता केसेस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर सरकार को रिकमेंडेशन दी, मतलब कि प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दी, तो प्रेसिडेंट इसको रिफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन जो रीजन होना चाहिए सुटेबल होना चाहिए। और इसमें कहा कि प्रेसिडेंट कॉलेजियम सिस्टम की, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम सिस्टम होगा उसकी रिकमेंडेशन को रिफ्यूज कर सकते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव इसमें क्या रहा, ग्रेटर रोल रहा, सुप्रीम कोर्ट इसमें कमतर आपको देखने को मिला। लेकिन सेकंड जजेस केस में 1993 में कहा गया कि इसमें सीजीआई और उसके जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस ओवर जुडिशरी का अपॉइंटमेंट की दिशा में और ट्रांसफर की दिशा में काम करेंगे और उसमें जो प्रेसिडेंट है उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। थर्ड जजेस केस में 1998 में कहा कि सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज और इसके ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट की दिशा में काम करेंगे। ठीक है, तो इस थर्ड जजेस केस के माध्यम से वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम की डेफिनेशंस है। और हाई कोर्ट के संदर्भ में बात करेंगे तो सीजीआई और उसके अतिरिक्त 2 अदर हाई कोर्ट के जजेस आपको देखने को मिलेंगे ट्रांसफर और नियुक्ति की दिशा में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, अभी वर्तमान में सरकार ने बहुत सारे चाइनीज और अदर ऐप को बैन किया है। ऐसा सरकार आईटी एक्ट 2000 के तहत का सेक्शन आपको 69A के तहत करती है और ये ऐप 232 ऐप ऐसे थे जिसमें सरकार ने बैन किए हैं, जिसमें बैटिंग से संबंधित थे, गैम्बलिंग से संबंधित थे, लॉन ऐप से संबंधित थे। सरकार चाहती है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत सरकार को पावर है कि किसी भी ऐसे कंटेंट को क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि अगर ये कंटेंट हमारी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी के खिलाफ हो, स्टेट की सिक्योरिटी के खिलाफ हो, अगर हमारे फॉरेन स्टेट के साथ कोई रिलेशन को गड़बड़ करता हो और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ हो, तो हम इसे कंटेंट को क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। दूसरा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड चर्चा में है। इसमें इस बार के बजट में इसके लिए जो सरकार ने वित्त रखा है 3010 करोड़ रखा है, इसमें 200% की कमी की गई है। और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। मोबाइल और डिजिटल सर्विस अक्रॉस द रूरल और रिमोट एरिया में कंट्री में क्वालिटी अफोर्डेबल की बात करते हैं। और इसको इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अमेंड के माध्यम से इसको इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। दूसरा विश्व भारती यूनिवर्सिटी चर्चा में है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में इस्टेब्लिश किया गया और इसको यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज टैग प्रदान करने की अभी हाल ही में इसको मिल सकता है और ये वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी होगी, ऐसा अगर इसको टैग मिल गया तो। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने एस्टेब्लिश किया गया आर्ट, लैंग्वेज, ह्यूमैनिटी, म्यूजिक और जो रिफ्लेक्शंस है हमारी डाइवर्सिटी में उसको कंजर्व करने की दिशा में, इसको स्प्रेड करने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया। और इसमें कल्चरल नेचुरल साइट आपको देखने को मिलेंगी, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू की दिशा में क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, और आपको पता है 1921 में इनको क्या मिला, 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। आप इस बार आपको ये बात भी पता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, अब आगे नहीं है आर्टिकल, तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।